21 विधि की खोज। विधि किचन में खाने की प्रिपरेशन कर रही थी और अच्युत सामने टेबल पर बैठा उसे देख रहा था। वो गहरी नजरों से उसे घूर रहा था पर विधि ने उसे एक बार भी पलटकर नहीं देखा था। वो चुपचाप अपने काम में लगी थी। अच्युत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो विधि को अपने पास बुलाना चाहता था, वही उसको टॉर्चर करना भी उसकी एक जरूरत थी। वो कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर वो भारी आवाज में बोला, खाना रेडी हुआ। विधि उसकी ओर पलटकर फिर जल्दी से बोली, बस 2 मिनट हो गया। उसने बस इतना ही बोला और जल्दी से अपना हाथ चलाने लगी। अच्युत घूरकर बोला, जल्दी करो, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। विधि का मन तो हुआ कि वो गुस्से में उसका मुंह तोड़ दे, पर फिलहाल वो उसे गुस्सा करके खुद की प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो थोड़ा जल्दी ही खाना सर्व करके ले आई। अच्युत चुपचाप खाने की तरफ देखने लगा। वो विधि की तरफ घूरते हुए बोला, मुझे खिलाओ। विधि उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, पर आप खुद से खा तो सकते हैं। वो विधि की तरफ हार्ड नजरों से देखते हुए बोला, मैंने तुमसे जो बोला सिर्फ उतना करो, समझी? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, समझी? विधि फिर उसे बिना कुछ बोले खाना खिलाने लगी। वो उसे रोटी खिला रही थी, इसलिए वो हाथ से ही खिला रही थी, पर वो अपनी उंगलियां कोशिश करके बाहर ही रखती। इस बात को अच्युत नोट कर रहा था। उसने इस बार जानबूझकर विधि की उंगलियां मुंह में ले ली। विधि घबरा कर अपना हाथ पीछे करने लगी तो वो शरारती नजरों से उसे देखने लगा। उसने विधि का हाथ पीछे जाने तो दिया, पर अब हर बार वो ज्यादा मुंह खोलकर जानबूझकर अपने होठ उसकी नाजुक पतली उंगलियों में सटाने लगा। विधि उसे क्या ही बोलती, वो उसे बर्दाश्त करके खिलाती रही। जब उसने खा लिया तो विधि उठकर किचन की तरफ जाने लगी तो अच्युत बोला, अगले आधे घंटे में तुम रूम आ जाओगी, समझी? विधि उसकी तरफ देखकर सर हिला देती है। जॉर्ज के जाते ही नीरू विधि को खाना देती है। विधि अपना खाना खत्म करके रूम में चली गई। अच्युत अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसने जब विधि की आहट सुनी तो वो पीछे घूमकर विधि को अपने करीब आने का इशारा कर देता है। वो धीमी कदमों से चलकर उसके पास आ गई। उसकी नजरें नीचे थी। अच्युत उसकी आंखों ने देखते हुए उसे बेड पर धक्का दे देता है और उस पर बुरी तरह से टूट पड़ा। विधि की सिसकियों से उसका पूरा रूम गूंज गया और उसकी आवाज से अच्युत और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। अंडरस्को विधि का घर। विधि की मां शारदा बेड पर लेटी थी। संतोष जी उन्हें दवाई दे रहे थे। शारदा जी उठकर दवाई ले लेती है, फिर वो सुनेपन से दीवार की तरफ देखने लगी। संतोष जी उन्हें ऐसे देखकर बहुत ही दुखी थे। उन्हें आदत नहीं थी शारदा की ऐसे देखने की। शारदा हमेशा बोलती रहती थी, पर विधि के जाने के बाद तो जैसे उन्होंने कभी स्माइल तक नहीं किया था। वो उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, शारदा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुमको ऐसे देख मेरा दिल बैठा जाता है। शारदा चुप रही, कुछ भी बात उसके मुंह से नहीं निकला। वो फिर से बोले, शारदा कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं? आपने तो मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। वो चौंक कर बोले, मैंने क्या किया शारदा? आपने ही तो मना किया मुझे उसके पास जाने से। मैंने पहले ही बोला था कि मत कीजिएगा ऐसा। वो चुप नहीं बैठेगा, पर नहीं, आप तो अपनी जिद पर रहे। देखिए आज आपकी जिद की वजह से सब बर्बाद हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने बोला था मैं उनसे बात करूंगी, पर आप तो मुझे उससे कोई भी बात नहीं करने दिए, न ही उससे मिलने दिए। उस दिन के बाद वो चुप हो गई। संतोष जी बोले, तुमको ऐसा क्यों लगता है शारदा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है? हम में से कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? उसकी बात सुनकर शारदा बोली, नहीं, ये सब उसी ने किया है, उसी ने किया है। वो पैनिक होने लगी, इन सब में मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। वो बिना मतलब के हमारे जिद का शिकार हो गई। और वो रोने लगी। संतोष जी का चेहरा सख्त हो गया। वो चुप रहे और शारदा के पीठ पर हाथ फेरते रहे। तभी दरवाजे की बेल बजी। संतोष जी सोचने लगे कि इतनी सुबह कौन आया है। वो शारदा को बिठाकर बोले, मैं देखकर आता हूं कि कौन है। और वो दरवाजे की तरफ चले गए। सामने दरवाजे पर 3-4 लोग थे। संतोष जी उन्हें यहां देखकर चौंक गए। अरे आप, वो भी इस वक्त? उन्होंने फिर उन्हें नमस्ते करके अंदर बुलाया। वो लोग भी नमस्ते करते हुए अंदर आ गए। संतोष जी उन्हें बैठक में बिठाकर बैठ गए। वो लोग भी बैठ गए। संतोष जी ने अपने नौकर को आवाज लगाई, वंशी। तो एक 20-21 साल का लड़का वहां आ गया। संतोष जी ने उन्हें कुछ इशारा किया तो वो वापस चला गया। सामने विधि के ससुराल के लोग आए हुए थे। वो लोग कुछ सोचते हुए बोले, क्या बहू ने आपके यहाँ कोई संपर्क करने की कोशिश की या कोई खबर आसपास? संतोष जी थोड़ा चिंतित स्वर में बोले, नहीं, विधि ने तो कोई संपर्क नहीं किया। हमें तो ये भी यकीन नहीं है कि वो अब जिंदा है, क्योंकि अगर वो सही सलामत होती तो हमें जरूर फोन या मैसेज कुछ करती। उनकी आंखें बड़ी मायूस सी थी। तभी उनमें से सबसे कम उम्र का एक आदमी बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने किसी पुराने प्रेमी के साथ भाग गई? उसकी बात सुनकर संतोष जी गुस्से से बिफर कर बोले,
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जरा भी ख्याल है अभी हम कैसी परिस्थिति में हैं? आपको इस वक्त ये बात बोलने से पहले जरा सोचना चाहिए। उनके बगल में बैठे धीरेन जी ने उनको समझाते हुए बोला, संजय तुम चुप रहो, तुम्हें हमारे बीच में नहीं बोलना है, हम लोग बात कर तो रहे हैं। उनकी बात सुनकर संजय चुप हो गया, तो धीरेन जी संतोष जी से बोले, जी हम उसकी तरफ से माफी चाहते हैं। संतोष जी थोड़ा शांत हो गए, तो उन्होंने बोला, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दादा हुजूर ने बोला है चाहे जैसे भी हो हम उन्हें ढूंढ निकलेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार घर जाकर बात कर ले, क्या पता कोई खबर मिल जाए। जी नहीं, हमें खबर कहाँ मिली है। वीरेन जी उनको हौसला देते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको जरूर खबर करेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। और वो लोग उठकर चले गए। अब आगे क्या होगा? चैप्टर 22 विधि का पुलिस स्टेशन जाना। संतोष जी उसकी तरफ देख रहे थे, फिर उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और सर पर हाथ रखकर बैठ गए। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने विधि की शादी तय की थी। वो अभी सोच ही रहे थे कि शारदा के चिल्लाने की आवाज आए। वो भागकर रूम में गए। शारदा बुरी तरह से घबराई हुई थी, वो उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो आंखें फाड़े संतोष जी को देख रही थी। वो धीरे से उन्हें शांत करते हुए बोले, कोई बुरा सपना देखा होगा, शारदा लेट जाओ। वो घबराते हुए बोली, मैंने देखा विधि के सामने एक आदमी चाकू लिए खड़ा था, वो उसे मार देगा, वो उसे मार देगा, मेरी बच्ची को बचा लो जी। उसकी बात सुनकर संतोष जी उसे शांत करने लगे और बोले, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, वो ठीक होगी, तुम ज्यादा मत सोचो। उसकी बात सुनकर शारदा फिर से लेट गई। उसने संतोष जी का हाथ पकड़ रखा था। दूसरी तरफ विधि भी जोर से चौंक कर उठी। अभी अभी उसकी आंख लगी थी, सो वो भी किसी सपने को देखकर डर गई। माथे पर आते पसीने को पोंछे हुए वो आसपास देखने लगी। सामने टेबल पर पानी की बोतल थी। विधि ने पानी पिया और खुद को शांत करने लगी। अचानक से उसके दिमाग में कोई बात आए। वो चौंकते हुए बोली, मुझे अब तक ये ख्याल क्यों नहीं आया? आज तो मैं यहाँ से निकल कर रहूंगी, चाहे जो भी हो। इतना बोलकर वो दरवाजे के पास आए। हैंडल घुमाने पर डोर खुल गया। विधि थोड़ी खुश हुई। वो वहां से धीमे कदमों से बाहर की तरफ निकली। वो बस सामने जो भी गलियारा दिखता जा रहा था वो बस चलती जा रही थी, सबकी नजरों से बचते बचाते। पर यह महल इतना बड़ा था कि उसे दरवाजा मिल ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल थक चुकी थी। वो महल में बुरी तरह से भटक गई थी। अब दरवाजा तो दूर, उसे वो रूम भी नहीं मिल रहा था। वो सर पर हाथ रखकर बैठ गई और थक कर बोली, ओ गॉड, क्या करूं मैं? मुझे तो अब उसका रूम भी नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या होगा। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो पक्का समझ जाएगा कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हूँ। डर के मारे विधि का गला सूख रहा था, मानो उसकी जान पर बनाए हो। वो अभी यही सोच रही थी, तभी उसे किसी के बूट की आवाज आए। वो घबरा कर उठी और बोली, पता नहीं, लगता है वो आ गया। लेकिन इतनी जल्दी? क्या करूं? अब तो तू गई विधि। ये सोचते ही डर के मारे उसके हाथ पैर फूलने लगे। धीरे धीरे बूट की आवाज नजदीक आ रही थी। विधि जल्दी से उठी और सामने के एक टेबल के नीचे छिप गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए बस सामने की तरफ देख रही थी। सामने वाले इंसान का सिर्फ पैर ही दिख रहा था। वो चाहकर भी उसको पूरा नहीं देख सकती थी। तभी उसे एक लड़की का पैर भी दिखा जिसने रेड कलर की हाई हील पहन रखी थी और बड़ी अदा से मटकती हुई आगे बढ़ रही थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो विधि को साफ सुनाई दे रही थी। वो लड़की बोली, विवान तुम समझ नहीं रहे हो, अच्युत कभी भी मेरी बात नहीं मानेगा। वो तो मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता है। तुम कुछ करो विवान, वरना मैं। वो गुस्से से बोल रही थी। वो लड़का उसे समझाते हुए बोला, सुहानी थोड़ा सब्र रखो, सब होगा। तुम किसी भी चीज के लिए बड़ी डेस्परेट हो जाती हो यार, थोड़ा शांति से कोशिश करो और देखते जाओ, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अब चलो। विधि उसकी बातें सुन तो रही थी पर उसे इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना था। वो उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। पर विधि ये भी सोच रही थी कि ये लोग हैं कौन? मुझे तो लगा था कि इस घर में और कोई नहीं रहता तो। पर फिर वो अपना दिमाग शांत करके आगे चली गई और थोड़ी देर में उससे सामने मेन डोर दिख गया। विधि के लिए वो गेट जैसे जन्नत का दरवाजा था। वो बस धीरे से उस तरफ छुपते हुए गई। गेट पर सिर्फ दो ही लोग थे जो गेट खोल रहे थे। वो दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। विधि छुपते हुए गेट के पास पहुंच गई और निकलने का कोई तरीका ढूंढने लगी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों आपस में बातें करते हुए कुछ दूर गए तो विधि मौका देखकर नीचे के गेट से घुसकर भाग गई। इस वक्त उसकी सांसें बुरी तरह से चल रही थी। वो वहां से निकली तो बस भागते ही गई। उसने दोबारा फिर पीछे देखा तक नहीं, बस जी जान से भागती गई, जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हो।
वो हाफते हुए एक गाड़ी के पास हाथ हिलाए और सर झुकाकर खड़ी हो गईं। वो गाड़ी विधि के पास रुक गई। विधि हाफते हुए बोली, मुझे प्लीज यहाँ के पुलिस स्टेशन में छोड़ दे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो आदमी पहले गौर से उसे देखता है, फिर वो पीछे का दरवाजा खोलकर उसे बैठने का इशारा कर देता है। विधि गाड़ी में बैठकर एक सांस लेती है और एकदम से सीट के पास दुबक गई। वो आदमी बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। वो समझ रहा था कि ये लड़की बुरी तरह डरी हुई थी। वो पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, लो पी लो और अच्छे से बैठ जाओ, यहाँ कोई तुम्हें नहीं देख रहा, थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, फिर तुम वहां सेफ रहोगी। उसकी बात सुनकर विधि पानी का बोतल हाथ में ले लेती है और एक ही सांस में पूरी बोतल खत्म कर देती है। पानी खत्म होते ही वो फिर से गहरी सांसें लेने लगी। वो आदमी अब गाड़ी की ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुकी और वो आदमी उतर कर बोला, लो पुलिस स्टेशन आ गया। विधि चौंक कर आसपास देखने लगी। अब उसकी जान में जान आई थी, पर फिर भी वो परेशान सी थी। वो आदमी उसकी परेशानी समझकर बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूं, और वो उसके साथ अंदर गया। सामने एक पुलिस ऑफिसर था। वो आदमी सीधा उसी के पास गया और हेलो बोलकर बैठा। उस पुलिस ऑफिसर ने बड़े ही आराम से उससे पूछा कि क्या दिक्कत है। वो सारी बात बताकर बोला, अब बाकी ये बताएंगी आप, इनकी रिपोर्ट लिख लीजिए। वो विधि को पुलिस ऑफिसर के पास बैठाकर कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा और थोड़ी जल्दी में उठता हुआ बोला, सारी मुझे चलना चाहिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। और विधि की तरफ देखकर बोला, तुम अब टेंशन मत लो, तुम यहाँ सेफ हो। और वो चलने लगा। विधि उसे धन्यवाद देती है और कुछ देर उसे जाते देखते रही। फिर वो पुलिस ऑफिसर बोला, बोलिए क्या दिक्कत थी आपको, आप बिल्कुल मत घबराए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। विधि थोड़ा सोचते हुए बोली कि उसे किडनैप किया गया है और उसके साथ जबरदस्ती हुई है, साथ ही उस आदमी ने उसके पति को भी मार डाला है। वो सारी बात पुलिस ऑफिसर को बता देती है। पुलिस ऑफिसर सारी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, क्या आप उस आदमी का नाम बता सकती, हम अभी के अभी उसे अरेस्ट करेंगे। आपने बहुत हिम्मत की जो वहां से भाग आए और आपने यहाँ आने का फैसला भी बहुत अच्छा किया। तो कौन था वो आदमी? विधि बोली, अच्युत सोमानी। 23 तुम्हें सजा मिलेगी। विधि की बात सुनकर वो आदमी मानो जम गया हो। वो कुछ देर तो वैसे ही रहा, फिर विधि की बात से उसका ध्यान टूटा और वो बोला, जी मैं अभी लिखता हूँ। वो फिर विधि की वही बिठाकर थोड़ी देर के लिए साइड में गया और किसी से बात करने लगा। जब वो उधर से आया तो बोला, आप बिल्कुल भी परेशान न हो, हमने पूरा इंतजाम कर दिया है उस आदमी का, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिर एक लेडी कांस्टेबल आई और विधि को एक तरफ ले जाते हुए बोली, मैम आप कुछ देर रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप जहां भी बोलेंगी आपको पहुंचा दिया जाएगा। विधि उसके साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर एक रूम में ले गई। वो एक छोटा सा रूम था जिसके बीच में एक बेड लगा हुआ था, सामने दो चेयर लगी थी। विधि वहां जाकर बैठ गई। वो लेडी उससे चाय या पानी के लिए पूछती है, पर विधि मना कर देती है। उसके बाद वो लेडी वहां से चली गई। विधि बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। इतने दिन बाद आज वो अच्युत की कैद से आजाद होकर किसी जगह पहुंची थी। वो जी भर कर सांस लेती है और बेड पर लेट गई थी। चूंकि वो बहुत देर से दौड़ रही थी और इससे वो काफी थक भी गई थी, सो बेड से लेते ही उसे नींद आ गई। जाने कितनी देर वो सोती रही, उसकी नींद किसी आहट से खुली। उसने जब अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखा तो सामने अच्युत बैठा था, जिसका सिर्फ आगे का पैर दिख रहा था, जिसे वो रह रहकर जमीन पर टैप कर रहा था। विधि बेड से उठकर बैठ गई और ढीढ़ियन से उस तरफ देखने लगी। उसे अच्युत का चेहरा पूरा तो नहीं दिखा, पर दिख गया कि ये वही है। उसे देख तो विधि के होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोली, आप यहाँ। अच्युत अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हेलो डियर, तुम उठ गई, मैं तो काफी देर से तुम्हारे जगने का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ कि तुम जग गई। वो उसे अपने पास आने का इशारा करता है। विधि बेड पर घुटने को मोड़कर सिमटी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो सर झुकाकर सिर्फ एक आंख से अच्युत को देख रही थी। अच्युत उसे दोबारा अपने पास आने का इशारा करता है तो विधि उसके इशारे पर बिल्कुल भी रिएक्ट न करते हुए वैसे ही बैठी रही। अच्युत की मुठ्ठियां कुर्सी पर कस गई। वो अचानक से उठा और अपने एक पैर से कुर्सी को पीछे फेंक देता है और उसके करीब आने लगा। डर के मारे विधि पीछे की तरफ खिसकी जा रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से नहाया हुआ था। आज तक उसने जिंदगी में किसी भी इंसान से इस तरह नहीं डरी थी, पर अच्युत को देख उसकी जान निकल गई थी। अच्युत एकदम से उसके करीब आया और उसके बाल को अपनी मुट्ठी में पकड़कर अचानक से खींचकर खड़ा करते हुए बोला, कितनी बार बोल चुका हूं, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। वो विधि के बाल को पीछे की तरफ खींचते जा रहा था।
विधि बस कैंपते होठों से उसकी तरफ देख रही थी। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से भागने की? तुम इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती हो? तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ से भाग कर बच जाओगी? इतना बोलकर वो जोर से हंस देता है। उसके हंसी में एक वहशीपन था जिसे देखकर विधि सर से पैर तक कांप गई। वो बोला, अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम गलत हो, बिल्कुल गलत, और अच्युत सोमानी कभी भी गलतियां माफ नहीं करता। विधि तो जैसे बुत हो चुकी थी। अच्युत की लाल खतरनाक सी आंखें किसी भी इंसान के रूह को जमा सकती थी, तो विधि तो एक मासूम सी लड़की थी, तो वो क्या ही हिम्मत रखती। अच्युत अचानक से उसके बाल छोड़ देता है, जिससे विधि बेड पर वापस गिर गई, और अच्युत उसके ऊपर झुकता हुआ बोला, तुमने गलती तो की है, अब इसकी पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए ताकि अगली बार गलती करने से पहले 100 बार सोचो। फिर वो विधि का हाथ पकड़कर नीचे खींच लेता है। विधि उसके यूं झटके से खींचने से खड़ी हो गई। अच्युत ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटी सी चाकू निकाली। विधि तो उसके हाथ में चाकू देखकर मानो जम गई। मारे हैरानी के वो मुंह खोले यूज देख रही थी, पर उसे ये समझ आ गया था कि अगर वो यहाँ से नहीं भागी तो ये पागल उसकी जान भी ले सकता था। वो अपने पूरे बल लगाकर उसे धक्का देकर थोड़ी ही अलग हुई थी कि अच्युत वापस से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विधि का एक हाथ उसके हाथ में था, जिसे उसने बुरी तरह से मडोड़कर उसकी कमर से लगा रखा था। विधि दर्द से कसमसा रही थी, पर वो अच्युत से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। अच्युत उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम में अभी भी बड़ी हिम्मत बची है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी हिम्मत मैं आज खत्म कर दूंगा। आज के बाद न तुम मेरा नाम भूलेगी, ना मेरा चेहरा और मेरा काम। वो फिर हंसकर बोला, वो भी कोई भूलने की चीज है? वो अभी जितना खतरनाक लग रहा था कि कोई शैतान हो जिसे किसी ने बहुत ही नाराज कर दिया हो। विधि तो उसको देखकर ही कांप रही थी, तो वो बोलती क्या? फिर भी हिम्मत करके वो बोली, पापा प्लीज मिस्टर अच्युत मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी आपके आसपास भी नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसने कांपते हुए अपनी बात पूरी करी। अच्युत उसे हल्का हल्का पीछे की तरफ मूव करके उसे एकदम दीवार से चिपका देता है और अपनी एक उंगली से उसके होठ दबाते हुए बोला, श श फिर धीरे से उसके कान में बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हूं, समझी? और फिर बोला, तुमने गलती की तो तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। वो अपने हाथ में रखा वो छोटा चमचमाता चाकू विधि के नजदीक लेकर गया। विधि डरकर अपनी आंखें मूंद लेती है। उसे लगा अब तो पक्का अच्युत उसे मारने वाला है, पर तभी उसे कपड़े के फटने की आवाज आई। विधि ने आंखें खोलकर देखा तो हैरान रह गई। अच्युत ने उसके टॉप को बीच से चीर दिया था और उसकी इनरवियर सामने विजिबल हो रही थी। वो हैरानी से अच्युत का मुंह देख रही थी। वो घबराते हुए बोली, ये क्या किया आपने? आप? अचानक वो चुप हो गई। अच्युत ने अब वो चाकू उसके इनरवियर के अंदर डाल दी थी। बस वो हल्का सा खींचता और वो भी बीच से फट जाती। विधि थोड़ा तेजी से बोली, नो प्लीज, और इसके साथ ही अच्युत ने चाकू को खींच और उसकी इनरवियर भी बीच से फट गई। अब उसका सीना पूरी तरह से विजिबल था। विधि घबरा कर अपने हाथ की ऊपर रखकर कवर करने की कोशिश करती है, पर अच्युत उसके दोनों हाथों को झटक कर पीछे की तरफ मोड़ देता है। विधि बेबस नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रताप भवन में 3 लोग सर झुकाए अपने हाथ बांधे खड़े थे। धुरवेंद्र प्रताप ने उनकी तरफ देखकर फिर बोला, तो क्या पता चला? जी दादा हुजूर, हमने उनसे पूछा था पर उनकी वहां भी कोई खबर नहीं थी। धुरवेंद्र जी ने कुछ सोचते हुए कहा, तो फिर आप लोग अपनी कोशिश जारी रखें और जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ कर लाए। जी दादा हुजूर, धीरेन्द्र जी ने सर झुकाकर बोला और तीनों के तीनों वहां से चले गए। गीज 1-2 रिव्यू द डू आज और चैप्टर द दूंगी प्लीज, और मेरी दूसरी स्टोरी भी जरूर पढ़े। बेरहम इश्क और तेरी तलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप सब अपना साथ बनाए रखें। 24 सजा। विधि बेबस सी बस सर झुकाए खड़ी थी। उसने बेबसी से आंखें बंद कर ली कि तभी उसके सीने में लेफ्ट साइड कुछ चुभा। वो आंखें खोलकर देखती है तो अच्युत उसके सीने के लेफ्ट साइड में चाकू से कुछ लिख रहा था। विधि की चीख निकलने लगी, पर अच्युत बिना किसी भाव के अपना काम करता रहा। विधि की चीखें इतनी तेज थी कि आसपास कोई भी सुन सकता था, पर वो पूरा पुलिस स्टेशन मानो मुर्दा घर था जहां कोई भी नहीं था। किसी के भी दिल में जरा भी दर्द नहीं हुआ। विधि चिल्लाती रही और अच्युत उसके सीने पर चाकू से लिखता रहा। खून की बूंदें नीचे टपक रही थी। वो सच में हैवान ही था। वो कुछ देर बाद चाकू को नीचे करता है। विधि उसके चेहरे की तरफ देखती है और फिर अपने सीने के पास, और अगले ही पल वो बेहोश उसके बाहों में पड़ी थी। उसके गिरते ही अच्युत अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है और गोद में उठाकर पुलिस स्टेशन से बाहर की तरफ निकल गया। किसी भी स्टाफ की हिम्मत नहीं हुई कि वो नजर उठाकर उसकी तरफ देखे। वो विधि की उठाकर गाड़ी में डाल देता है। उसकी गाड़ी तेजी से वहां से निकली।
जैसे ही वो वहां से निकला तभी एक बाइक वाला जो अपने चेहरे पर मास्क लगाए एक टक से उस ओर ही देख रहा था। उसके जाते ही उसने किसी को फोन लगाया और बोला वो अभी अभी यहाँ से निकला है, उसके गोद में कोई लड़की थी, मुझे लगता है वही होगी। सामने वाला आदमी उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और फिर वो बाइक वाला अपनी गाड़ी एक और मोड़ देता है। रात का वक्त, अब विधि को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा, वो फिर से उसी से कैदखाने में थी। वो एक बेबसी से फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर अचानक से उसे पुलिस स्टेशन वाला इंसिडेंट याद आया। वो घबरा कर अपने सीने के पास देखने लगी, जहां का ब्लड सूख चुका था पर छोटे से अक्षरों में अच्युत का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर विधि शॉक रह गई। अच्युत के प्रति उसके दिल में नफरत और बढ़ गई। वो जल्दी से बेड से उठने की कोशिश करती है पर ये क्या, उसके तो पैरों में जंजीर थी। वो ये देखकर शॉक रह गई। अपने हाथ से जंजीर को खींचने लगी पर वो तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बुरी तरह से उसे झिझोड़कर थक चुकी थी, पर वो जंजीर तो खुल ही नहीं रहा था। अब वो गुस्से में चीखने चिल्लाने लगी थी। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर नीरू दौड़ी हुई सी आई और उसकी हालत देखकर बेबसी खड़ी हो गई। विधि रो रही थी और अपने पैरों के जंजीर को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो नीरू को देखकर बोली, देखो ना नीरू, इस आदमी ने मुझे जानवर समझ लिया है। मुझे मुझे बांध कर रखना चाहता है, मुझे ऐसे बंधेगा, मैं कोई जानवर हूँ क्या? नीरू बिना कुछ बोले उसके पास आए और उसे शांत करते हुए बोली, आप शांत हो जाए, जब सर शांत होंगे तो खोल देंगे। अभी वो गुस्से में है इसलिए उन्होंने बांध दिया, ताकि आप दोबारा भागने की कोशिश न करें। उसकी बात सुनकर विधि और गुस्सा हो गई। वो उसकी तरफ देखकर बोली, जाइए आप यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नीरू कुछ देर उसे समझने की कोशिश करते हुए फिर वो वहां से चली गई। विधि चुपचाप बैठी रही। उसके लिए खाना आया पर वो नहीं खाती है, पूरे दिन चुपचाप बैठी रही। इधर अच्युत किसी काम से बाहर निकल गया। वो रात को न आकर अगले दिन दोपहर में आया। वो जैसे ही आया एक मेड डरते हुए उसके पास खड़ी हो गई और सर झुकाकर बोली, सर मैम ने कल से कुछ नहीं खाया है, वो बस चुपचाप बैठी है, किसी की कोई भी बात नहीं मान रही है। उसकी बात सुनकर अच्युत की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई और वो अपने टाई की नॉट को ढीला करते हुए अंदर रूम की तरफ बढ़ गया। विधि रूम में सर झुकाए बैठी थी। सामने की टेबल पर खाना रखा था पर वो खा नहीं रही थी। अच्युत ने अपने शर्ट की बाजू फोल्ड की और उसके सामने प्लेट लेकर बैठ गया। वो विधि की तरफ देखकर बोला, ये प्लेट रखकर मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक पूरा खाना खत्म होना चाहिए, वरना तुम्हें मैं अच्छे से समझा दूंगा कि अच्युत सोमानी से जिद करने का किस नतीजा होता है। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर विधि उसकी तरफ घूर कर देखती है और कुछ देर वैसे ही उस तरफ देखती रही। उसके आंखों से आंसू की 2 बूंद हथेली पर आ गई। वो आंखें बंद करके कुछ सोचती है, फिर उसने पानी वाला ग्लास पकड़ा और पानी को फर्श पर फेंक दिया और धीरे से बोली, सॉरी। करीब आधे घंटे के बाद अच्युत शावर लेकर निकला। वो अभी नीचे नजरें किए जा रहा था, तभी उसकी नजर सामने बेड पर गई तो उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो दौड़कर बेड के पास गया और विधि को बेड से उठा लिया। पूरा बेड ब्लड से लाल हो चुका था। विधि ने ग्लास तोड़कर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी और उसके कलाई के पास एक गहरा कट था जिससे लगातार खून बह रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह से सफेद पड़ा हुआ था। अच्युत उसे जैसे ही लेकर जाने लगा उसकी नजर विधि के पैरों की जंजीर पर गई। वो जल्दी जल्दी उससे खोलकर विधि को उठाकर बाहर की तरफ भागा। वो बीच बीच में बोलते जा रहा था, ए उठो उठो विधि। आज उसने उसका नाम लिया था। वो बहुत परेशान सा विधि का गाल थपथपा रहा और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर विधि कहाँ होश में थी जो उठती, वो तो अपनी सांसें गिन रही थी। अच्युत के चेहरे पर जी परेशानी अभी थी। उसे देखकर ड्राइवर भी हैरान था। उसे यूं देखकर अच्युत चिल्लाया, अगर जान प्यारी है तो जितनी जल्दी ये गाड़ी चल सकती है चलाओ। वो ड्राइवर घबराकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वो विधि के हाथ में अपना शर्ट खोलकर अच्छे से लपेट रहा था ताकि ब्लड थोड़ा कम निकले और साथ में उसे डांट भी रहा था कि उसने खुद को चोट पहुंचाई, क्योंकि उसे चोट पहुंचाने का हक सिर्फ अच्युत को है। वो ये कैसे भूल गई कि वो उसकी स्लेव है, और भी तमाम तरह की बातें वो पूरे रास्ते बड़बड़ाता रहा, पर विधि के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। वो हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचा, वो ऊपर से शर्ट लेस था क्योंकि उसने विधि के हाथ में वो शर्ट बांध दिया था। वो दौड़ता हुआ विधि को लेकर अंदर गया और जल्दी से डॉक्टर से बोला, इसे जल्दी से चेक करो। डॉक्टर हैरान था कि अच्युत सोमानी, वो भी इस हालत में। साथ में मीडिया में भी ये बात बुरी तरह से फैलने लगी। सब लोग वहां जमा होते जा रहे थे और अच्युत की पिक लेना चाहते थे, पर अच्युत के बॉडीगार्ड उन सबको मैनेज कर रहे थे। वही अच्युत अब विधि को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर जा रहा था।
डॉक्टर ने उसे अंदर आने से मना किया तो वो गुस्से से बोला कि जो भी चेक करना है उसके सामने किया जाए, और हार कर डॉक्टर उसके सामने ही विधि को चेक करने लगे, पर विधि की बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। डॉक्टर बहुत परेशान हो रहे थे। विधि की तरह तरह से चेक किया जा रहा था पर विधि की बॉडी वैसे ही पड़ी थी। डॉक्टर हताश हुए से अच्युत की तरफ आए और धीरे से बोले, आई एम सॉरी, पर अब ये खत्म हो चुकी है। इनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। इनका बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, सो अब वो खत्म हो चुकी हैं। हम इन्हें नहीं बचा सकते। डॉक्टर की बात सुनते ही अच्युत चिल्लाते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन कि नहीं बचा सकते? वो गुस्से से डॉक्टर का कॉलर पकड़कर बोला, अगर उसे कुछ भी हुआ न तो तुम्हारी जान मैं ले लूंगा, समझा? चलो चेक हर। डॉक्टर की हालत खराब थी। वो अच्युत के पागलपन को देखकर बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अच्युत उसे मारते हुए विधि को होश में लाने के लिए बोल रहा था। वहीं हॉस्पिटल में भारी कोहराम मचा हुआ था, पर अच्युत पर तो जैसे खून सवार था। वो डॉक्टर को मारे जा रहा था और डॉक्टर सॉरी सॉरी बोल रहे थे। अच्युत के बॉडीगार्ड और उसका असिस्टेंट राहुल उसे पकड़कर शांत करने लगे। वहीं मीडिया में ये बात फैल रही थी कि हॉस्पिटल में मारपीट हो रही है। वो लोग अलग अंदर जाने को मर रहे थे, पर स्टाफ और अच्युत के लोग उसे रोक रहे थे और उनसे कह रहे थे कि इस तरह मीडिया के आने से मरीजों को असुविधा होगी। पूरे आसपास में एक अजीब सी अफरा तफरी मची थी, मानो विधि की अपनी जिंदगी मौत नहीं, कई लोगों की जिंदगी में कोई हलचल आने वाली थी। तो क्या होगा आगे? क्या करेगा अच्युत? क्या बच पाएगी विधि? और सबसे बड़ा सवाल कि अच्युत क्यों बेचैन हो रहा है विधि के लिए जानने के लिए पढ़ते रहे हमारी नॉवेल लव एडिक्शन। हमारी दूसरी नॉवेल भी पढ़े, तेरी तलब और इश्क बेरहम। आपको पसंद आएगा, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि रिव्यू पर दूसरा चैप्टर भी आज ही दे दूंगी, तो ये लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। बाकी आप लोग लाइक कमेंट करें। कुछ लोग कह रहे हैं स्टोरी बढ़ नहीं रही, गीस थोड़ा सब्र रखो, अब बस क्लाइमैक्स आने वाला है, तो एंजॉय करें, लाइक और कमेंट करें। और जो लोग मेरी दूसरी स्टोरी भी पढ़ते हैं वो भी लाइक करें, कमेंट में बताएं। बाकी आप सबका थैंक्स। 25 विधि की हैरानी। तभी सामने से एक डॉक्टर आया और बोला, मैम की बॉडी में मूवमेंट हो रही है, आप जल्दी चलिए डॉक्टर। ये सुनकर अच्युत उसका कॉलर छोड़कर उसे ठीक से खड़ा करते हुए बोला, चलो जाओ और जल्दी से उसे ठीक करो। डॉक्टर अपने मुंह का खून पोंछते हुए चला गया और जल्दी से विधि का चेकअप कर उसका इलाज करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और कुछ नर्स बाहर आए जो परेशान से इधर उधर घूम रहे थे। वो विधि के लिए ब्लड की बात कर रहे थे, पर वहां पर किसी का भी ब्लड ग्रुप नहीं था और उस ब्लड ग्रुप का ब्लड भी खत्म हो चुका था। हर डॉक्टर परेशान सा इधर उधर कॉल कर रहा था। इधर अच्युत को जैसे ही पता चला कि विधि को ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप वहां के ब्लड बैंक में नहीं है, तो वो थोड़ा शांत होकर सोचने लगा। तभी उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो राहुल का हाथ पकड़कर अंदर ले गया और बोला, इसका ब्लड ग्रुप सेम है, अब जल्दी से उसे चढ़ाओ। उसकी बात सुनकर राहुल उसका चेहरा देखने लगा पर बोला कुछ नहीं। डॉक्टर उसे चेक करने लगे। सारे प्रोसेस के बाद विधि को ब्लड चढ़ाया गया और उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ। अब विधि खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने बोला था कि उसे 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। अच्युत जल्दी से उसके पास गया और उसका चेहरा देखने लगा। विधि का गोरा चमकता चेहरा पीला पड़ चुका था, होठ बुरी तरह से सूखे थे, चेहरे पर बाल की कुछ लतें। वो हॉस्पिटल के उस नीले ओवरसाइज ड्रेस में कोई छोटी सी गुड़िया लग रही थी, जिसे किसी बच्ची ने जैसे अपना कपड़ा पहना दिया हो। वो जितना बेचैनी से आया था उतनी ही शांति से बैठ गया और उसका चेहरा गौर से देखने लगा। उसके माथे पर बिखरी एक लट को हटाकर वो उसके सूखे होठों पर उंगली फेरता है और हल्की खराश की आवाज हुई और विधि वैसे ही लेटी रही। वही राहुल उसे खिड़की से देख रहा था। विधि की हालत देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो अच्युत को बहुत अच्छे से जानता था और उसके सारे सीक्रेट्स को वही तो मैनेज करता था, और वो उसे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकता। सब कहते थे कि अगर वो मना करे तो अच्युत मान जाएगा, पर उसने कभी उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, बस देखता रहता था। पर आज उसे अच्युत की आंखों में कुछ तो अलग दिखा था, जिसे वो सालों से देखना चाहता था। वो जैसे कहीं खो गया था। वो बस हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चला गया। अच्युत विधि के पास बैठा रहा। उसने कपड़े तक नहीं पहने थे। उसका एक असिस्टेंट उसके लिए कपड़े लेकर आया था, पर अच्युत ने नहीं पहना। करीब 1.5 घंटे बाद विधि ने आंखें खोली तो उसे धुंधला सा जो पहला चेहरा दिखा वो अच्युत का ही था, जिसे वो किसी भी कीमत पर देखना नहीं चाहती थी। पर वो आंखें पूरा खोलकर देखती है। अच्युत उसके सामने बैठकर उसे ही घूर रहा होता है। विधि अपनी नजर दूसरी तरफ फेर लेती है, मानो भगवान से शिकायत कर रही हो कि वो बच क्यों गई। अच्युत कुछ नहीं बोला, बस उसका चेहरा देखता रहा। विधि भी चुप थी। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, मानो जो कुछ भी हुआ उस पर कहने को शब्द ही न हो।
अच्युत उठा और विधि की तरफ झुकने लगा, तो विधि थोड़ा घबरा गई और अच्युत उसके चेहरे पर साफ देख रहा था, पर वो बिना कुछ बोले बेड को हल्का सा फोल्ड कर देता है, जिससे विधि हल्का सा ऊपर उठ गई। अच्युत ने उसके पीछे पिलो लगा दिया और सामने से कॉल करके किसी को कुछ बोलता है। थोड़ी देर में एक नर्स खाने के लिए कुछ लेकर आई। एक बिल्कुल सॉफ्ट सा दलिया था जिसमें कोई भी मसाले नहीं थे। वो सामने से बाउल उठाकर विधि को खिलाने लगा तो वो मुंह फेर लेती है। अच्युत खाने का बाउल रखकर थोड़ा सा एडजस्ट होकर उसके बेड पर ही बैठ गया और अपने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसके मुंह में खाना दे देता है। विधि उसकी तरफ देखते हुए सीधा थूक देती है, जिससे पूरा खाना अच्युत के सीने पर लग गया, जो कि अभी बिल्कुल नेक था। अच्युत एक बार अपने सीने को फिर विधि के चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोला और दूसरा स्पून उठाकर उसे खिलाने लगा। विधि फिर से उसका हाथ इधर हटा देती है, जिससे दोबारा खाना नीचे गिर गया। अच्युत इस बार उसका एक हाथ पकड़कर फिर उसके मुंह में स्पून डाल देता है और थोड़ा धमकी देकर बोला, खाना तो पड़ेगा, या तो अच्छे से खाओ या जबरदस्ती, और उसके मुंह में तब तक स्पून डालकर रखता है जब तक वो खा नहीं लेती। विधि समझ गई थी कि इस पागल से बहस में वो जीत नहीं सकती, इसलिए चुपचाप खा लेती है। खाने के बाद वो विधि का चेहरा साफ करके पानी पिलाता है, फिर वो दवाई देते हुए बोला, तुम रेस्ट करो, और विधि का कंधा पकड़कर सुला देता है। विधि उसकी तरफ देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि इस आदमी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। कभी वो उसे इतना परेशान कर देता है कि वो जान देने पर मजबूर हो गई, तो कभी इतनी फिक्र। वो लेटकर उसे देख रही थी और अच्युत उसके ऊपर चादर डालकर बोला, आराम करने बोला हूं, मुझे घूरने नहीं, और वहां से वॉशरूम की तरफ चला गया। विधि कुछ खोई हुई सी आंखें बंद किए लेटी थी और अच्युत अंदर शर्ट उतारकर खुद को वॉश कर रहा था। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। वो दौड़कर बाहर आया और विधि के पास पहुंचकर घबराए हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? विधि उसे हैरानी से देख रही थी। वो धीरे से बोली, वो पानी। तो अच्युत ग्लास में पानी डालकर उसके मुंह से लगा देता है। विधि 2-3 घूंट पीकर फिर लेट गई और अच्युत उसे वापस से कवर करके बोला, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना, मैं यही हूं। विधि कुछ नहीं बोली, पर कोई था जो उन दोनों को देखकर कुछ सोच रहा था। अच्युत फिर से वॉशरूम जाकर फ्रेश होता है और बाहर आकर एक सिगरेट जलाने लगा, तभी पीछे से एक आवाज आई, तू ठीक तो है? 26 अच्युत की जलन। अच्युत चौंक कर पीछे पलट गया और सिगरेट अपने मुंह से निकालकर उंगली में दबाते हुए बोला, या आई एम फाइन। वैसे तुमने ये क्यों पूछा? वो राहुल को अपने पीछे खड़े देखकर बोला। राहुल उसकी तरफ देखकर बहुत आराम से बोला, वैसे तुम इस लड़की को यहाँ पर क्यों रख रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे अब छोड़ देना चाहिए? उसके इतना बोलते ही अच्युत अपनी लाल आंखों से उसे घूर कर देखने लगा। राहुल उसकी बात समझते हुए बोला, मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर तुम वापस से इसे वहां ले गए तो ये दोबारा से अपनी जान देने की कोशिश करेगी। फिर वो कुछ पल रुककर फिर बोला, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम इसे मरने तो नहीं देना चाहते, तो बाकी जी भी दिक्कत है, तुम खुद ही सोच लो। उसकी बात सुनकर अच्युत के चेहरे पर भी हल्की सी टेंशन दिखी, पर वो बिना कोई जवाब दिए दोबारा से सिगरेट पीने लगा। राहुल उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम उसके लिए बहुत परेशान थे और ऐसा मैंने दूसरी बार देखा है, पहली बार तुम। अच्युत उसे रोककर बोला, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए, बाकी और भी बहुत सारे काम हैं आज, वैसे भी मुझे यहाँ रहकर लेट हो गया, तो तुम बाकी के काम देख लो, मैं तब तक डॉक्टर से बात करता हूँ। उसकी बात सुनकर फिर राहुल कुछ नहीं बोला, वो सीधा वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद वो विधि के रूम में था और वो उसे हाय बोलकर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। विधि घबराई हुई उसे देखती है, पर राहुल का स्वीट और कंपोज बिहेवियर देखकर वो थोड़ी रिलैक्स थी और साथ में वो ये भी सोच रही थी कि जितना बुरा उसके साथ ही चुका है उससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा। सो उसने भी उसके सामने अपना हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज में बोली, हाय सो स्वीट। राहुल बोलकर उसकी तरफ देखने लगा। वही अच्युत खा जाने वाली नजरों से विधि के हाथ को देख रहा था। विधि तो कुछ नहीं समझ पाई, पर राहुल समझ गया। वो विधि का हाथ छोड़कर बोला, मैं तुम्हारे लिए कॉफी के कराता हूँ, टीम रिफ्रेश फील करोगी? विधि ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर के बाद राहुल अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आ गया। उसने एक कॉफी उठाकर विधि के हाथ में दी और बोला, आई होप कि अब तुम बेटर फील कर रही हो। विधि ने हल्के से स्माइल करके उसके हाथ से कॉफी लेते हुए हाँ में सर हिला दिया। वही अच्युत जला भुना सा उसकी तरफ देख रहा था। उसे शायद पसंद नहीं आ रहा था कि विधि राहुल के साथ इतनी कंफर्टेबल थी। खैर, इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए विधि धीरे धीरे कॉफी पी रही थी। उसका ध्यान सामने की खिड़की पर था जिससे छनकर धूप अंदर आ रही थी। उसे देख विधि काफी इमोशनल लग रही थी। विधि को ऐसे देखकर राहुल बोला, हे क्या हुआ, तुम इतनी क्यों उदास हो गई? विधि ने अपने में खोए हुए ही कहा, कितने दिन बाद आज सुबह की धूप देख रही हूँ,
मैं तो भूल ही गई थी कि बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है। उसकी बात सुनकर राहुल चुप हो गया। दो थोड़ी नाराजगी से अच्युत की तरफ देखा, जो पहले से ही विधि को देख रहा था। अब उसने ज्यादा देर करना उचित नहीं समझा। उसे पता था कि कहीं अगर थोड़ी देर और राहुल विधि के करीब आता रहा तो वो पता नहीं क्या कर देगा। फिलहाल तो वो विधि को कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी काफी वीक थी और उसके कुछ भी उल्टा सीधा करने से वो दोबारा खुद को चोट पहुंचा सकती थी। सो उसने राहुल को ही टारगेट किया और थोड़ा अकड़ते हुए बोला, आई थिंक तुम्हें निकलना चाहिए। आज मैं आ नहीं पाऊंगा, सो तुम वहां सारा काम देख लेना। राहुल का मन तो नहीं था अभी जाने का, पर अब वो अच्युत को और मना नहीं कर पाया, सो वो सीधा विधि की तरफ मुड़कर बोला, ओके विधि, बाय एंड टेक केयर। विधि भी उसे मुस्कुराकर बाय बोल देती है। उसके जाने के बाद रूम में फिर से एक बार चुप्पी पसर गई थी। विधि वापस चुपचाप हो गई। ये अच्युत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाह रहा था कि विधि उसके साथ भी वैसी ही रहे जैसे वो राहुल के साथ पेश आ रही थी, पर इसके लिए वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था, न ही वो विधि उसके लिए मान सकती थी। सो उसे जब कुछ नहीं सूझा तो वो चुपचाप उसके पास बेड पर आकर बैठ गया। विधि उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप यहाँ? अच्युत उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझसे बोल देना, और तुम चाहो तो कभी कभी गार्डन में घूम सकती हो। विधि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी कि इसको क्या हो गया है, पर वो कुछ बोली नहीं। अच्युत भी उसके बगल से उठ गया। तभी नीरू वहां आ गई। अच्युत उसकी तरफ देखकर बोला, तुम इसके कपड़े ले आए? नीरू हामी सर हिला देती है। अच्युत वापस से चेयर पर बैठकर सामने देखने लगा। नीरू विधि के करीब आकर धीरे से फ्रूट काटते हुए बोली, अब कैसी है आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ, वो बोली। तो नीरू चुपचाप मुस्कुरा दी। वो विधि की तरफ फ्रूट बढ़ाकर बोली, इसे खा ले, आपको इसकी जरूरत है। विधि नमे सर हिलाते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है नीरू। अच्युत उसकी तरफ घूरकर देखने लगा और फिर उठकर बोला, नीरू तुम बाहर जाओ। नीरू प्लेट को रखकर बाहर चली गई। अच्युत उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता। विधि उसे अपने करीब आता देख थोड़ी घबरा गई। अच्युत प्लेट लेकर उसके बेड के करीब आकर पास ही कुर्सी लेकर बैठ गया और उसकी तरफ एप्पल का एक पीस बढ़ते हुए बोला, खाओ। उसकी आवाज ही काफी डोमिनेटिंग थी, तो विधि को न करते नहीं बना। वो मुंह बढ़ाकर वो टुकड़ा ले लेती है और धीरे धीरे खाने लगी। अच्युत एक एक कर पूरी प्लेट खाली कर देता है और विधि भी चुपचाप उसे देखती रही। फिर वो उठकर नीरू को बुलाया। वो आकर खड़ी हो गई। उसने ओड्रिंग टोन में बोला, इसे कपड़े पहना दो, हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और वो वही खड़ा रहा। अब न तो नीरू अपनी जगह से हिली न ही विधि। वो उनकी तरफ देखकर फिर बोला, जल्दी करो। नीरू डरते हुए बोली, सर आप यहाँ पर हैं तो? उसकी बात सुनकर अच्युत ने एक नज़र घूरकर विधि को देखा और बाहर चला गया। 27 दुश्मनी। अच्युत के जाते ही नीरू सहारा देकर विधि को बेड से खड़ी करती है और धीरे से उसे कपड़ा पहनने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने उसे रेडी कर दिया। बाल अभी भी खुले थे और वो उन्हें अपने एक हाथ से पीछे करने की कोशिश कर रही थी। अच्युत जो अभी दरवाजे से अंदर आ रहा था, उसकी नजरें विधि पर थम गई। विधि ने अभी लेमन येलो साड़ी पहन रखी थी। वो एक पतली सी साड़ी थी जो उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपक रही थी, और वो अपने आंचल को ठीक करती हुई अपने बालों को पीछे कर रही थी। उसकी एक लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी और विधि उसे बार बार पीछे कर रही थी। अच्युत तो बस सब कुछ भूलकर बस उसे देखता रह गया। आज पहली बार किसी लड़की ने उसे इतना मजबूर कर रखा था। विधि की नजर ऊपर हुई तो वो भी अच्युत को देख सकुचा गई। वो धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाकर आने लगी तो अच्युत का ध्यान खुला कि वो कब से विधि को देखे जा रहा था। उसने जब देखा कि विधि उसी कंफ्यूज सी देख रही है तो वो अपने आप को नॉर्मल करके गॉगल्स पहन लेता है और सीधा बाहर आते हुए बोला, इसे लेते आओ। जी बोलकर नीरू विधि के पीछे पीछे आने लगी। जब गाड़ी के पास आए तो अच्युत बोला कि वो विधि के साथ पीछे बैठ जाए और अच्युत आगे बैठकर ड्राइव करने लगा। विधि गाड़ी में चुपचाप खिड़की से लगी बैठी थी। वो बाहर की तरफ देख रही थी और कुछ सोच रही थी, पर अच्युत का ध्यान विधि पर ही था। उसने मिरर को बिल्कुल विधि के फेस पर कर दिया था। गालों पर झूलती एक लट और बिल्कुल सादा सा चेहरा बिना किसी मेकअप के भी विधि इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अच्युत बार बार मजबूर हो रहा था उसे देखने को। और ये बात विधि भी अच्छे से नोटिस कर रही थी, पर उसने एक बार भी नजर उठाकर अच्युत की तरफ नहीं देखा, चुपचाप बाहर देखती रही। थोड़ी देर में अच्युत का विला आ गया। विधि गाड़ी रुकने पर खुद से खोलने लगी, पर नीरू उससे मना करके खुद गेट खोल देती है। वहीं दूसरी तरफ अच्युत भी उसके लिए गेट खोल देता है। विधि तो एक पल को सकपका गई। फिर वो नीरू के साइड वाला गेट से नीचे आ गई और अंदर जाने लगी। अच्युत की मुठिया स्टीयरिंग पर कस गई,
पर वो बिना कुछ बोले अंदर आने लगा। तभी उसका फोन बजा और वो वापस पलटकर उसी गाड़ी से जाने लगा। विधि उसकी तरफ एक बार देखती है और अच्युत की नजर भी एक पल को उससे टकराई, पर वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके आगे बढ़ गए। अंदर आकर नीरू विधि को हॉल में बिठाकर बोली, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ। विधि थोड़ा हैरानी से बोली, पर मैं यहाँ कैसे? नीरू उसकी बात समझकर बोली, अरे आप चिंता मत कीजिए, सर ने बोला है कि अब आप विला में कहीं भी जा सकती हैं। विधि को उसकी बात सुनकर हैरानी तो हुई, पर वो बिना कुछ बोले बस बैठी रही। सामने टेबल पर एक मैगजीन रखी थी जिसे उसने बस ऐसे ही उठा लिया, पर उसके फ्रंट पेज पर अच्युत की पिक थी, जिसमें वो हमेशा की तरह ब्लैक सूट में था और हाथों को अपने चेहरे के पास ले जाकर हल्का सा मोड़ रखा था, जिससे उसका चेहरा आधा ही दिख रहा था, पर उसकी गहरी आंखें उसमें भी दिख रही थी, मानो वो अभी निकल आएगा। विधि घबरा कर वो मैगजीन वापस से टेबल पर रख देती है और सामने की तरफ देखने लगी। तभी नीरू जूस का ग्लास लिए आए और उसके सामने रखते हुए बोली, ये लीजिए मैम, पीजिए। विधि वो जूस लेकर पीने लगी। नीरू उसके पास ही बैठी थी। वो बोली, अच्छा नीरू, एक बात बताओ। हाँ पूछिए ना मैम। इस घर में सिर्फ वही रहते हैं क्या और कोई नहीं रहता? मेरा मतलब है उनकी फैमिली या कोई और। उसकी बात सुनकर नीरू थोड़ी उदास हो गई। फिर वो बोली, अभी तो सिर्फ सर ही रहते हैं, पर उनकी एक छोटी बहन भी है जो अभी यहाँ नहीं है, उनके चाचा चाची और उनका एक बेटा भी है। चाचा चाची तो अभी शादी में गए हुए, उनका एक लड़का है विवान, उनके बारे में आपको क्या ही बोले मैडम। और चाची की भतीजी सुहानी, वो तो सर पार डोरे डालती रहती है। उसकी बात सुनकर विधि को काफी हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि जिस इंसान को देखकर उसकी रूह कांप जाती है, कोई उसे भी पाने के सपने देखता है। नीरू फिर बोली, पर मैम ये सर के जितने रिश्तेदार हैं सब अपने मतलब के हैं, कोई भी उनका सच में सगा नहीं है, वो बस अकेले ही रहते हैं। मैंने आज तक सर को कभी खुलकर हंसते या किसी से बात करते नहीं सुना। वो बस अपना काम करते हैं और हमेशा काम में ही लगे रहते हैं। वो तो आपके आने के बाद रोज घर भी आने लगे हैं, वरना महीनों उनका कहीं आता पता नहीं होता। इतना बोलकर वो चुप हो गई। विधि जूस का ग्लास रखकर बोली, और उनके माँ पापा नहीं हैं? वो धीरे से बोली, उनके बारे में बात मत कीजिए, सर की माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है और पापा यहाँ नहीं रहते। इतना बोलकर वो चुप हो गई। अब विधि ने भी ज्यादा कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। इधर अच्युत अपनी गाड़ी से उतरकर अपने ऑफिस में था, तभी उसे नीचे कुछ लोगों की शोरगुल सुनाई दी। वो अपनी ग्लास विंडो से नीचे ही देख रहा था। एक गाड़ी से दो लोग निकलकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पर गार्ड उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। वो लाख कोशिश करने के बाद भी उसे समझा नहीं पाए। अच्युत पहले तो कुछ देर तमाशा देखता रहा, फिर बोला, उन्हें आने दो। गार्ड अच्छे से चेक करके उन दोनों को अंदर आने देते हैं। वो दोनों एक आदमी के साथ अच्युत के ऑफिस के पास पहुंच गए, जो कि 8वीं मंजिल पर था। थोड़ी देर बाद उनके ऑफिस के डोर पर नॉक हुआ, तो अच्युत धीरे से बोला, कम इन। उसके ऐसा बोलते ही वो दोनों अंदर आ गए। अच्युत किंग साइज चेयर पर महाराजा की तरह बैठा था। उन दोनों की तरफ देखकर थोड़ा सर्द लहजे में बोला, आज इधर कैसे? दुश्मन के इलाके में। उसकी बात सुनकर एक आदमी बोला, हम तुमसे ये पूछने आए हैं कि ये सब तुमने ही करवाया है ना? उसकी बात सुनकर अच्युत अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या बोला? मैंने क्या करवाया है मैंने? वो थोड़ा एटीट्यूड में बोला। उसकी बात सुनकर संजय, जो कि उसके बगल में था, वो भड़कते हुए बोला, देख समझा रिया हो, सीधी सीधी बोल दे। वो लड़की भी तुम्हारे ही पास होगी और उसे सीधी तरह से हमारे पास भेज दे, वरना तो। वो एकदम से उसके आगे आते हुए बोला। उसकी बात सुन अच्युत तो शांति से बैठा रहा, पर संजय के साथ जो आदमी था वो उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाए छोटे मालिक, हम यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आए हैं, एक बार बस इनका नाम तो पता चल जाए, फिर जो होगा करेंगे। वो बोला, हुकुम सा आपसे मिलना चाहते हैं? अच्युत मुस्कुराते हुए पेपर वेट घुमाकर बोला, हमसे क्यों मिलना है? अभी अभी पोते का श्राद्ध किए हैं, उन्हें बोलिए कि अभी जरा शांति से शोक मनाए, क्या पता अगला धमाका आने वाला हो। उसकी बात सुनकर संजय तो भड़क गया, पर नलिन जो कि उसके साथ था वो उसे संभलते हुए बोला, चलिए हमें बस इन तक खबर पहुंचानी थी, अब हम चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों बाहर निकल गया। अच्युत मुस्कुराते हुए बस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम सबको खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम भी अच्युत सोमानी नहीं। और एक खूंखार सी हंसी हंसने लगा। CH28 विधि का अच्युत को काटना। शाम का वक्त। विधि सुबह से बैठी बोर हो रही थी। HOTPITFL से आने के बाद उसे थोड़ी कमजोरी और तबीयत कुछ अजीब सा लग रहा था, सो वो उठकर बाहर की तरफ निकल गई। सामने गार्डन था, उसने सोचा क्यों न कुछ देर गार्डन में टहल लिया जाए। वो गार्डन में घूमने लगी। सामने कुछ सफेद कुर्सियां लगी थी, एक छोटा सा टेबल बीच में था, जैसे उसे वहां चाय या नाश्ते के लिए रखा गया हो।
विधि कुर्सी पर न बैठकर नीचे बैठ गई। हरी मुलायम सी घास और हल्की भीनी सी मिट्टी की खुशबू, उसे कॉलेज की याद आ गई। वो घास पर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगी। सूर्य तो कब का ढल चुका था। आसमान में हल्की सी स्लेटी बादलों की एक परत बिछी थी और चांद जो कि अभी हल्का ही चमक रहा था। ये सब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो ये सब देखकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका हाथ अभी अपने सीने पर गया तो वो दर्द से चिहुन उठी। उसे अचानक पुलिस स्टेशन वाला इंसिडेंस याद आ गया। अच्युत कितना खतरनाक लग रहा था, मानो उसके सर पर खून सवार हो गया हो। वो सीने पर हाथ रखकर हल्के से सहलाते हुए बोली, वो इंसान नहीं राक्षस है। और फिर कुछ सोचने लगी। तभी उसे अपने पैर के पास कुछ ठंडा सा एहसास हुआ, जैसे कोई ठंडी चीज उसके पैरों को चूम रहा हो। वो हड़बड़ा कर उठी और सामने देखने लगी। एक बहुत ही छोटा सा व्हाइट पप्पी उसके पैर के पास बैठा पूंछ हिला रहा था। उसे देखकर विधि की आंखें खुशी से चमक गई। वो धीरे से उसे पुचकारती हुई गोद में लेने लगी। वो पप्पी मानो कब से विधि को जनता था। वो एकदम से उसके सीने से जाकर लग गया। विधि धीरे धीरे उसके माथे पर हाथ फेरकर उसे पुचकारते हुए बोली, कितना प्यारा है, क्यूट सा, और उसे किस कर लेती है। वो भी विधि के गर्दन से अपना छोटा सा मुंह रगड़कर मानो अपना प्यार जाता रहा था, जिससे विधि को गुदगुदी होने लगी। वो हंसने लगी। उसकी हंसी और साथ में वो छोटा पप्पी, हवा में लहराते उसके बाल और उड़ता हुआ आंचल, अभी जो भी विधि को देखता बस देखता ही रह जाता। उसकी हंसी सुनकर विवान, जो कि अभी अपनी गाड़ी को लगाकर कॉफी पीने अपने रूम में आया था, वो उस ओर देखने लगा, पर उसे कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। वो थोड़ा सा निकलकर उस हंसी की साइड बढ़ने लगा। उसे विधि की बस एक झलक ही दिख रहा था। उसका साइड चेहरा बालों से ढका था और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। विवान कुछ देर वही खड़ा उसे देखता रहा, फिर बोला, वाह क्या फिगर है, कितनी खूबसूरती है ये लड़की। वो अपने सर पर हाथ फिराया और एक लंबी आह भरकर बोला, विवान क्या लड़की है, ये तो तेरे पास होनी चाहिए। वो अभी उसे घूर ही रहा था कि तभी अच्युत गुस्से से आया और विधि की कलाई पकड़कर खींच लेता है। विधि अचानक के इस झटके से शॉक हो गई और पलटते हुए बोली, कौन। आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। सामने अच्युत था जो उसे अपनी लाल होती आंखों से घूर रहा था। विधि सिसकते हुए बोला, अच्युत ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मेरा हाथ। उसने दूसरे हाथ से अभी भी उस पप्पी को पकड़ा हुआ था। अच्युत उसे घूरता हुए बोला, जस्ट शट अप, चलो यहां से। इतना बोलकर वो उसे खींचने लगा। विधि की हल्की आह निकली और वो उस पप्पी को थोड़ा झुककर नीचे उतार देती है और अपनी साड़ी संभलते हुए उसकी तरफ पलटने ही वाली थी। इस पप्पी ने उसकी साड़ी का कोना पकड़ रखा था, जैसे वो उसे जाने से मना कर रहा हो। अच्युत गुस्से में उस पप्पी को घूरता है, मानो उन दोनों में कोई जंग हो। वो पप्पी भी उसकी तरफ देखकर गुर्राने लगा। विधि झुककर पप्पी को छुड़ाना चाह रही थी, पर अच्युत ने तो बुरी तरह से उसका हाथ पकड़ रखा था। वो उसकी तरफ देखती है तो वो चिढ़ते हुए उसका आंचल उस पप्पी से के मुंह से खींच लेता है और विधि को झटके से गोद में उठा लेता है। वो पप्पी भौंकने लगा और विधि की साड़ी का आंचल भी थोड़ा सा फट गया था। वो गुस्से से अच्युत की तरफ देखने लगी जो उस पप्पी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, और पप्पी लगातार उस पार भौंक रहा था। उसने विधि को थोड़ा सा ऊपर होल्ड करके अपनी पॉकेट से गन निकालकर उसके ऊपर तान देता है। ये देखकर विधि घबरा कर उसका हाथ पकड़ लेती है और अच्युत से बोली, प्लीज उसे छोड़ दे। अच्युत विधि की तरफ देखकर फिर उसे छोड़ देता है और उसे लेकर आगे बढ़ा। गार्ड ने उसकी तरफ देखा तो वो इशारे से उसे बाहर फेंकने बोल दिया। विधि को लेकर अच्युत तो रूम में चला गया। वही विवान अभी तक यही सोच रहा था कि ये लड़की कौन है और इस तरह से अच्युत उसे लेकर कहाँ जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। इतना सोचकर वो अपना शैतानी दिमाग दौड़ने लगा। फिर एक ठंडी आह भरकर बोला, जो भी हो जान मन, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। दिल जो आ गया है तुम पर, बस अब जल्दी से तुम्हें अच्युत की बाहों से मेरी बाहों में आना होगा। और मुस्कुराने लगा। इधर अच्युत विधि को लेकर रूम में आया। विधि उससे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और रूम में आते ही विधि ने अच्युत के हाथ में जोर से दांत गड़ा दिए। अच्युत जो धीरे से उसे ले जा रहा था, वो एक पल रुककर विधि को देखने लगा और घूर कर बोला, तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। और फिर उसे लेकर आगे बढ़ गया। विधि तो अब डर रही थी कि क्यों उसने इस शैतान से पंगा, अब तो वो उसे पक्का नहीं छोड़ेगा। आगे जानने के लिए बने रहे। 29 तुम मेरी हो। विधि को गोद में उठाए अच्युत सीधा बाथरूम में चला गया। विधि जो कि अब अपनी करनी पर पछता रही थी, वो सांसें रोककर अच्युत की तरफ नजर झुकाकर खड़ी थी। अच्युत एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वही विधि डर से खिसकती हुई पीछे जा रही थी। अचानक से पीछे दीवार आ गई। वो अब और पीछे नहीं जा सकती थी और न ही वो आगे आ सकती थी।
वो बगल से निकलने की कोशिश करती है तो अच्युत ने अपना हाथ सामने दीवार पर टिका दिया। अब विधि दोनों साइड से घिर चुकी थी, सो वो अब नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ी थी। अच्युत धीरे से झुका और बोला, मेरी तरफ देखो विधि। उसकी आवाज हमेशा की तरह गहरी और भरी थी। वो सहमी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी और हकलाते हुए अपनी सफाई पेश करने लगी। वो मैं इसके आगे कोई भी बात उसके मुंह से निकल ही नहीं रही थी। अच्युत उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम न मुझे बाइट क्यों किया। इस पर विधि उसे देखते हुए सोचने लगी, खुद तो काट काट कर मेरी जान निकल दी और अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने बाइट क्यों किया। अब समझ में आ रहा है कितना दर्द होता है। अच्युत उसके आंखों की भाषा समझ रहा था, पर फिर वो बिना कुछ बोले विधि की कमर पर से हाथ फिरते हुए पीछे ले गया। विधि की मुट्ठी कस गई, जिसे अच्युत बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। उसने नल का स्विच ऑन कर दिया और अचानक से शावर ऑन हो गया। विधि घबराकर अपने दोनों हाथ अच्युत के सीने पर रख देती है और अच्युत चुपचाप विधि को देख रहा था। पानी विधि के सर से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। पूरी साड़ी भीग कर उसकी बॉडी से चिपक गई। विधि को अब हल्की सी ठंड महसूस हो रही थी। वही अच्युत को खुद पर अपना कंट्रोल खोता हुआ सा महसूस हुआ। वो धीरे से अपने हाथ उठाकर विधि के कंधे पर ले गया और उसके गर्दन के पास अन्ना सर रखकर हल्के से किस करता है। विधि सिहर कर उसके कंधे पर अपनी मुट्ठी कास देती है और अच्युत उसकी गर्दन पर अपना चेहरा फिराते हुए खुद को शांत कर रहा था, पर अचानक से विधि उसको जोर से धक्का देती है। अच्युत इस चीज के लिए शायद तैयार नहीं था, सो वो पीछे खिसक गया और विधि की तरफ देखने लगा जो अभी भी शौवा में ही खड़ी थी। फिर वो तेजी से अपना आंचल ठीक करके वॉशरूम से बाहर भाग गई। अच्युत चुपचाप उसे खड़ा देखता रहा। फिर वो अपने बालों को पीछे की तरफ करके एक गहरी सांस लेकर बोला, विधि। वही विधि जो अभी क्लोजेट की तरफ अपनी सांसें सही कर रही थी, वो सुनकर थाड़ा और घबरा गई। अच्युत ने फिर आवाज नहीं दी तो वो थोड़ी रिलैक्स तो हुई और अपने ऊपर से भींगी हुई साड़ी हटाने लगी। उसने जैसे ही वो साड़ी नीचे की वैसे ही उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। वो घबराकर पीछे पलटी तो अच्युत पूरी तरह से भींगा हुआ उसे अपनी गहरी आंखों से घूर रहा था। विधि उसे देखकर जल्दी से पलट गई और बोली, आप जाए यहाँ से, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। उसने डरते हुए ही अपनी बात पूरी की, पर अच्युत थोड़ा नाराज लग रहा था, सो उसने विधि का कंधा पकड़कर झटके से अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? क्या मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के नहीं देखा है? उसकी बात सुनकर विधि हैरानी से उसे मुंह खोले देखने लगी। उसने मन में बोला, ये आदमी किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, इसके अंदर शर्म तो छोड़ो तमीज तक नहीं है। अच्युत उसके आंखों से उसकी मन की बातें समझ रहा था। वो विधि को वापस से पकड़ते हुए बोला, मैंने गलत बोला क्या? विधि अब उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी अब, सो वो सीधा उसकी तरफ देखकर बोली, जाए, मुझे कपड़े बदलने हैं। अच्युत भी ढीठ की तरह खड़ा रहा और उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, कितनी बार बोला है मुझे इग्नोर मत किया करो, पर तुम भी कम जिद्दी नहीं हो। उसकी बात सुनकर विधि उसके कंधे पर धक्का देते हुए बोली, जाइए यहाँ से, आपने मुझे किडनैप किया है तो आपको क्यों लगता है कि मैं इतनी इज्जत दूं आपको? अच्युत उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, यही तो याद दिला रहा हूँ कि तुम मेरी स्लेव हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझी, और अगले 2 मिनट में कपड़े पहन कर निकलो, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। इतना बोलकर वो बाहर निकल गया। विधि अपने मुंह पर हाथ रखे आंखों में आंसू भर कर उसकी तरफ देख रही थी। वो उसके जाते ही जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेती है और बालों को टॉवल से पोंछे हुए निकली, पर हाथों पर प्रेशर पड़ने से उसकी एक हल्की सी आह निकल गई और वो अपने हाथ की तरफ देखने लगी, जिसकी पट्टी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और अब वहां से खून भी आने लगा था। अच्युत जो अभी अपने बाल ठीक कर रहा था पलटकर विधि की तरफ देखने लगा, जो अभी अपने हाथ को लगातार देखे जा रही थी। अच्युत की नजर उसकी तरफ गई तो वो जल्दी से उसके पास आकर बोला, ये कैसे हुआ? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? इधर आओ। वो उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ लाने लगा। विधि एक टक अच्युत को देखती रही, फिर थोड़ा गुस्से से बोली, रहने दे, ये ठीक हो जाएगा। अच्युत एक बार उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस भरकर उसे गोद में उठा लेता है। विधि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रहने दे, आप नीचे उतार दीजिए, पर बिना उसकी तरफ देखे उसे बेड पर बिठा कर उठा तो विधि भी उठने की कोशिश करने लगी। वो गुस्से से घूरकर बोला, कोशिश भी मत करना यहाँ से उठने की, समझी? विधि बिना कुछ बोले बस बैठी रही। अच्युत फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसकी पट्टी करने लगा। विधि की पट्टी उसने जैसे ही खोली, विधि दर्द से अपनी आंखें भींच लेती है। अच्युत उसकी ओर एक नजर देखकर फिर पट्टी करते हुए बोला, खुद को चोट पहुंचाते वक्त तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ, तो अब क्यों तकलीफ हो रही है? विधि अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, कुछ बिगड़ते वक्त कहाँ पता चलता है कि क्या बिगड़ रहा है।
जब हम समेटना शुरू करते हैं तभी तो समझ आता है कि हमने क्या क्या खोया है। उसकी बात सुनकर अच्युत का हाथ रुक गया। विधि फिर बोली, ये मत भूलिए कि जिस पर मलहम लगाकर आप महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो जख्म की वजह भी आप ही है और दर्द की भी, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ढोंढ करने की। विधि हल्के गुस्से में बोली तो अच्युत का गुस्सा बढ़ गया। वो अब तक पट्टी कर चुका था। फिर वो उसका हाथ छोड़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में दबाकर उसे करीब खींचकर बोला, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने महान बनूं, नहीं मुझे कुछ साबित करने की जरूरत है। फिर वो झटके से उठा और विधि के ऊपर पूरी तरह झुककर बोला, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी हो, तुम्हें चोट देने का हक मेरा है, तुम्हें मलहम लगाने का हक भी सिर्फ मेरा है, बाकी मैं ये हक किसी को नहीं देता, तुम्हें भी नहीं। नहीं मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर एक बात याद रखना, ये जो तुमने खुद को चोट पहुंचाकर गलती की है ना, वो दोबारा करने तो क्या सोचने की भी कोशिश मत करना, समझी। इतना बोलकर वो उठकर जाने लगा तो विधि पीछे से बोली, तो क्या कर लेंगे आप, बोलिए मरेंगे, मुझे तो मार डालिए, ऐसे कौन सा जी रही हूं मैं, हर पल तो घुट रही हूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाती सुकून से। इतना बोलकर विधि रोने लगी। अच्युत के दिल में एक टीस सी उठी और वो बिना कुछ जवाब दिए बाहर चला गया। क्या बदल रहा है वो, उसके दिल में विधि बना रही है अपनी जगह, या फिर होगा कुछ और ही जिससे है दोनों ही अनजान। देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, लाइक कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाए। 4 अच्युत का विधि के बाल बांधना। अच्युत विधि के ऊपर था, वो उसे किस कर रहा था, वही विधि ने किसी तरह से मैसेज तो कर दिया था, अब वो खुद की किसी तरह से संभाल रही थी। वो अचानक से बोली, वो मुझे प्यास लगी है और मैंने दवाई नहीं ली है, मैं अभी आई। इतना बोलकर वो बहुत ही तेजी से बेड से उठ गई। अच्युत उसके इस बिहेवियर को देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं बोला, बस अपने बालों की ऊपर की तरफ करके विधि को देखता रहता। विधि वहां से उठकर सीधा वॉशरूम गई और गेट लगाकर अपने सीने पर हाथ रखकर 2-3 बार गहरी सांस लेती है। अच्युत जो उसकी तरफ ही देख रहा था, उसने आवाज लगाए और बोला, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, मैं आ रहा हूं। विधि जल्दी से गेट लॉक करके बोली, नहीं मैं ठीक हूं, और जल्दी से अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। वो वॉशरूम से निकली और पास वाले सोफे पर बैठ गई। उसने अपने एक हाथ में टॉवल पकड़ रखा था और वो अपने चेहरे को पोंछ रही थी। अच्युत की नजरें उसी पर थी, वो उसके बिहेवियर से सब समझ तो रहा था, पर फिर वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप आंखें बंद कर ली। विधि उसे देखती रही, फिर पता नहीं कैसे उसकी आंख लग गई और वो सोफे पर ही सो गई। सुबह जब विधि की नींद खुली तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। वो पलटकर देखने लगी तो वो बेड पर थी और अच्युत उसे जकड़कर सोया हुआ था। सोते वक्त भी उसका चेहरा गुस्से में ही लग रहा था, पर एक बात तो थी कि वो हैंडसम बहुत था और अभी उसके चेहरे पर कुछ बाल बिखर रहे थे जो उसके लुक को काफी किलिंग बना रहे थे। विधि कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, इस इंसान के जैसा मैंने और किसी को नहीं देखा है, हर वक्त चेहरे पर बिना मतलब का गुस्सा लेकर घूमता रहता है, नींद में भी चैन नहीं है इसको। फिर उसे एहसास हुआ कि वो तो सोफे पर सोई थी, तो अभी बेड पर कैसे आ गई। वो अभी यही बोल रही थी कि एक भारी सी आवाज आए, मैंने लाया है यहाँ तुम्हें, समझी। और क्या बोला था तुमने, चेहरे पर बिना मतलब का गुस्सा, तुम जानती क्या हो मेरे बारे में। वो विधि के ऊपर झुकते हुए बोला तो विधि सहम गई। वो थोड़ा घबरा कर बोली, जी मैं आपको नहीं बोल रही थी वो तो। इतना बोलकर विधि अपनी नजरें चुराने लगी। अच्युत उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, क्या इस रूम में हमारे अलावा भी कोई है। विधि धीरे से नमे सर हिला देती है तो अच्युत उसके होठों को हल्का सा लीक करते हुए बोला, आगे से ध्यान रहे। इतना बोलकर वो विधि के ऊपर से उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। विधि भी बेड से उठकर अपने बाल ठीक करने लगी, पर उसके एक हाथ में पट्टी बंधी थी जिस वजह से उसका हाथ अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था। अच्युत जो कि अभी नहाकर बाहर निकला था, वो विधि को एक हाथ से अपने बाल बांधने में स्ट्रगल करती दिखी। वो आया और उसके बालों को समेटने लगा। विधि हड़बड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, आप रहने दीजिए मैं कर लूंगी। अच्युत उसके बाल को टक करते हुए बोला, आई नो कि तुम कर लोगी, पर फिलहाल के लिए रहने दो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ के जख्म फिर से ताज़ा हो जाए। वो थोड़ी मुश्किल से ही पर विधि के बालों को समेटकर क्लचर लगा देता है। उसके हाथ अभी भी विधि के कंधे पर ही थे। विधि उससे दूर होकर पलटी और बोली, ये आप बोल रहे हैं मैं मिस्टर सोमानी, आपके मुंह से ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अच्युत उसकी तरफ देखने लगा, पर विधि ने थोड़ी सख्ती से अपने आप को उसके सामने खड़ा रखा और बोली, मेरे जितने भी जख्म हैं वो सब आपकी ही बदौलत है, चाहे वो बॉडी पर हो या मन पर, तो बेहतर होगा आप इसकी चिंता न करें। वो ये बोलकर बाहर निकल गई और अच्युत उसे जाता देख रहा था। उसे उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो बिना कुछ बोले ही बस विधि को देखता रहा।
थोड़ी देर बाद वो डाइनिंग एरिया में बैठा था। विधि आकर उसकी कॉफी रख देती है और फिर से किचन में चली गई। अच्युत चाह रहा था कि वो विधि को माना करे, पर वो जानता था कि वो उसके कहने पर तो बिल्कुल नहीं मानेगी। वो चुपचाप अपनी कॉफी पीकर लैपटॉप पर नजर गड़ाए रहा। किचन से लगातार आवाज आ रही थी। तभी अचानक से विवान और सुहानी अंदर आए और पास वाले सोफे पर विवान बैठ गया और सुहानी अच्युत के करीब जाकर बैठ गई। अच्युत एक बार अपनी सख्त नजरों से घूरकर फिर से अपना काम करने लगा, पर वो बिल्कुल भी किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे सुहानी को बुरा लग रहा था। पर विवान उसे शांत रहने का इशारा करता है। सुहानी अच्युत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अच्युत तुम हमेशा काम में ही बिजी रहते हो, अरे कभी घूमने फिरने भी निकल जाया करो। मैं क्या कहती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी जगह देखी है जो हम दोनों के लिए परफेक्ट है, तुम मेरे साथ चलो ना आज शाम को। अच्युत काफी शांति से बोला, सुहानी मेरे पास उतना टाइम नहीं है और आज कल शाम को मैं फ्री नहीं रहता, तुम विवान को अपने साथ ले जाओ। सुहानी का चेहरा उतर गया। वही विवान उसकी तरफ देखकर बोला, अच्युत माँ पापा आ रहे हैं आज। अच्छा, उसने सिर्फ इतना ही बोला। तभी विधि बाहर आए और अच्युत के पास आकर बोली, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। अच्युत विधि की तरफ देखकर बोला, हाँ ले आओ। वही सुहानी और विवान दोनों विधि की तरफ देखने लगे। विवान उसे पहले भी देख चुका था, पर वो जानता नहीं था कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई है। वही सुहानी को तो और भी ज्यादा डर और इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। वो तो बस सोच रही थी कि किसी तरह वो अच्युत को अपने जाल में फंसाकर उसके करोड़ों की जायदाद की मालकिन बनकर ऐश करे। वही विवान का अपना स्वार्थ था और दोनों एक दूसरे के साथ थे, अच्युत के दुश्मन पर दिखाने के लिए अपने। अच्युत इन लोगों को कभी ज्यादा भाव नहीं देता था। विला के दूसरे साइड में इनके रहने का कमरा था, पर खाना के लिए ये लोग इस साइड आते थे और अच्युत जो ज्यादातर बाहर ही रहता था, तो उसे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी विधि किचन में थी। उसने रेड शर्ट कुर्ती के साथ ब्लू स्कर्ट पहन रखा था। उसके बाल जो कि अच्युत ने ही बंधे थे, उसकी एक दो लतें उसके चेहरे पर आ रही थी और खूबसूरती में तो विधि के क्या ही कहने। विवान की नजरें उसी पर टिकी थी। विधि नाश्ता लेकर टेबल पर रख देती है। विवान एक तक से विधि को देख रहा था और अच्युत जो कि अपने लैपटॉप पर सर झुकाए था, वो विवान की हरकत को नोटिस कर लेता है। तभी सुहानी बोली, ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है, तुम्हारी नई मेड है क्या?